हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले वाइस प्रेसिडेंट की टॉपिक। इंडियन पॉलिटी में दोस्तों हमने प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए, जिसमें एनडीए कैंडिडेट है जगदीप धनखड़। उन्होंने विपक्षी जो कैंडिडेट है मार्गरेट अल्वा, उनको बड़े अंतर से हरा दिया। अब जो जगदीप धनखड़ को टोटल वोट मिले हैं वो 528 और जो मार्गरेट अल्वा को टोटल वोट मिले हैं 180। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज क्या निकलती है दोस्तों? जगदीप धनखड़ को मिले हैं 74.37% और जो मार्गरेट अल्वा को मिले हैं 25.63%। ठीक है, तो टोटल जो टर्नआउट है, वोटिंग टर्नआउट इस इलेक्शन के अंदर वो क्या है? 92% रहा है, यानी 92% के आसपास वोट पोल हुए। अब दोस्तों जगदीप धनखड़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था दोस्तों राजस्थान में 1951 के अंदर। जगदीप धनखड़ एक ऐसे समाज से या ऐसे परिवार से या ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जो उस समय अशिक्षित होता था। जगदीप धनखड़ अपने गांव में इंग्लिश बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। तो उस पृष्ठभूमि से आकर इस मुकाम पर पहुंचना दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। जगदीप धनखड़ का जो राजनीतिक सफर है वो भी बहुत लंबा रहा है। चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में वो स्टेट मिनिस्टर भी रहे हैं, राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो विधायक भी रहे हैं, और हाल ही में जो वो 2018 से पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। तो दोस्तों ये तो है जगदीप धनखड़ की प्रोफाइल और उपराष्ट्रपति चुनाव के कुछ आंकड़े। अब क्या कहते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद से जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में क्या लिखा गया है। उपराष्ट्रपति है वो भारत का सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। कि जो उपराष्ट्रपति का ऑफिस होता है या उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दूसरे नंबर पे माना जाता है राष्ट्रपति के बाद। ठीक है दोस्तों, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 के अंदर, आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 के बीच में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो है जानकारी दी गई है कि उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या उनको शपथ लेनी पड़ती है, क्या उनका कार्यकाल होगा। इन सब के बारे में आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 के अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं। अब दोस्तों बात आती है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की। तो आर्टिकल 66 के अंदर उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों इलेक्शन में सबसे पहले क्या है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल। तो जो उपराष्ट्रपति की केस में जो निर्वाचक मंडल होता है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी एमपी हैं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, निर्वाचित भी और जो जिसको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, वो सारे इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं और वोट डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के केस में क्या था कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर थे। इस केस में क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर। इस केस में दोस्तों जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं या यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके मेंबर्स को शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वो बहुत कम ऐसी परिस्थिति आती है जो वो राष्ट्रपति की तरह एक्ट करता है। तो सीधे सीधे जो उपराष्ट्रपति है वो स्टेट से जुड़ा नहीं होता, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा नहीं होता। तो इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है या यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो यूनियन टेरिटरी है उन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा सीधा
जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उस केस के अंदर क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी और यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर भी वोट डालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आती है क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन क्या होगी किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनने के लिए? सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या होगी? ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली जो सबसे कॉमन मानी जाती है कि वो भारत का राष्ट्रपति मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? एज अबव 35 ईयर्स, कि उसकी आयु है वो 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा क्या है? ही इज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राष्ट्रपति के केस में क्या था कि वो लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके केस में उपराष्ट्रपति के केस में क्या है कि वो राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी योग्य होना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि राष्ट्रपति के केस में जो लोकसभा है, राष्ट्रपति के केस में जो भी उनका निर्वाचन होता है या भी जो भी उनका इलेक्शन होता है वो किसके बेस पे होता है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो चुनते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा से उनका कोई मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। उनका जो कांटेक्ट होता है या जो भी उनका ऑर्डर या जो भी चीजें उनको सुनवाई करनी होती है तो वो किसके अंदर होती है? राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो उस केस में जो भी है वो डायरेक्टली जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो राज्यसभा के अंदर वो सभापति हैं, तो उस केस के अंदर उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो राज्यसभा में क्वालिफाई मतलब इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होनी चाहिए। लोकसभा से उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट होता तो नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि राज्यसभा में इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाई होनी चाहिए। फोर्थ क्या है? शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये कंडीशन में राष्ट्रपति इलेक्शन के टाइम में देखी थी कि वो जो लाभ का पद है यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को मतलब ऑक्यूपाई नहीं करते हैं या होल्ड नहीं करते हो, कि वो किसी लाभ के पद पर न हो, ये होना भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और जो कंडीशन आती है वो क्या होती है कि जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन होता है तो उसके अंदर 20 प्रायर और 20 सेकेंडर होने जरूरी है नॉमिनेशन फिल करने के लिए। किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेशन फिल करने के लिए 20 प्रायर और 20 सेकेंडर की आवश्यकता होती है। अब वो 20 प्रायर और 20 सेकेंडर कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों? ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी उठा के आप प्रायर और सेकेंडर बना देंगे। तो 20 प्रायर और 20 सेकेंडर वही होंगे जो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर होंगे, जो राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। ठीक है, तो 20 प्रायर और 20 सेकेंडर कौन कौन होंगे जो राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। ठीक है, प्रायर और सेकेंडर के बारे में हमने जो पिछली वीडियो हमारी राष्ट्रपति की वीडियो उसके बारे में बता दिया था। अगर प्रायर और सेकेंडर के बारे में आपको पढ़ना है तो एक बार जाके उस वीडियो को फिर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रायर क्या होता है और सेकेंडर क्या होता है। और इस केस में और क्या होता है दोस्तों? 15,000 की राशि है यानी 15,000 रुपए एज ए सिक्योरिटी उनको सिक्योरिटी आरबीआई के अंदर जमा करवाने होते हैं। ठीक है, एज ए सिक्योरिटी उनको आरबीआई के अंदर जमा करवाने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों उनकी ओथ के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रपति की ओथ को हमने सबसे अलग बताया था। कैसे बताया था वो भी देखिए दोस्तों कि ओथ राष्ट्रपति की ओथ के बारे में हमने क्या कहा था कि उनके ओथ में होता है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब फर्क यहाँ आता है, फर्क देखिएगा इनके केस में क्या आता है? टू शो फेथ एंड एलिजियंस टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों?
टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन कि जो उपराष्ट्रपति है वो भारतीय संविधान के प्रति अपना विश्वास और निष्ठा व्यक्त करेगा। ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं करेगा। प्रोटेक्ट किसके केस में आता है? सिर्फ राष्ट्रपति के केस में। तो फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। राष्ट्रपति क्या होते हैं? प्रोटेक्टर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो भी पद होंगे उस केस में यही होगा कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। दूसरा क्या होता है? टू फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी, कि जो उनके जो कार्य हैं ऑफिस में रहते हुए उनको पूरी ईमानदारी से एग्जीक्यूट करेंगे, या उनको पूरी ईमानदारी से मतलब अपने ऑफिस के अंदर कार्य करेंगे। ये दो जो ओथ है उसके अंदर जो सब पार्ट होते हैं उपराष्ट्रपति के ओथ के अंदर। और अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर किसी केस के अंदर राष्ट्रपति अगर प्रेजेंट नहीं हो पाते तो किसी को अपनी जगह पे, किसी ऑफिसर को अपनी जगह पे ऑथराइज कर देते हैं। ठीक है, द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, या तो वो प्रेसिडेंट उनको दिलाते हैं, और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय प्रेसिडेंट, द पर्सन ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट किसी को ऑथराइज कर देते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो या तो प्रेसिडेंट खुद होंगे, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है किसी केस में मान लिया, तो वो किसी को ऑथराइज कर देंगे इस केस के अंदर कि आप शपथ दिलाइए उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कंडीशन की, कि वर्किंग कंडीशन क्या होंगी उपराष्ट्रपति के जो ऑफिस है उसके अंदर उपराष्ट्रपति की वर्किंग कंडीशन क्या होगी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या आती है दोस्तों? पहली कंडीशन के अंदर आती है ही शुड नॉट मेंबर ऑफ, कि वो लोकसभा या राज्यसभा ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, कि वो ना तो लोकसभा के मेंबर होंगे, ना ही शुड नॉट मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर मेंबर हैं तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेंगे उसी टाइम उनको जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या राज्यसभा या लोकसभा की जो उनकी सदस्यता है उसको उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है, जो उनके जो पेंशन या सैलरी जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है ना, वही उनको दिया जाता है। ठीक है, वही उनको दिया जाता है। तीसरा क्या है कि पेंशन है वो है इज 50% ऑफ इज सैलरी, मतलब रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो कितनी होती है दोस्तों? 50% होती है। ठीक है, इनके उनकी जो सैलरी थी उसका 50% होती है। फोर्थ कंडीशन क्या आती है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ यानी लाभ का पद नहीं होना चाहिए उनके पास जब वो उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे, तो उनके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है। पांचवी क्या है दोस्तों? पांचवी कंडीशन के अंदर क्या आता है कि
जो उनको जो सैलरी मिलेगी ना वो किसकी मिलेगी, वो मिलेगी एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ना कि वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट पर की कोई सैलरी नहीं होती। सैलरी को किस चीज की मिलती है कि वो राज्यसभा के सभापति हैं। 5वां नंबर क्या है, द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट is for is act in राज्यसभा। ये राज्यसभा में जो उनका कार्य है उसके लिए उनको सैलरी मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। एज इज फॉर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सॉरी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कि राज्यसभा के चेयरमैन के लिए उन्हें सैलरी मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। अब दोस्तों उस केस में जब राष्ट्रपति किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट की जगह लेते हैं, तो जो प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है, जो अलाउंस मिलते हैं, वही किसको मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों और कंडीशन होगी। अब क्या करेंगे हम, कंडीशन के बाद क्या पढ़ेंगे, कंडीशन के बाद पढ़ेंगे दोस्तों टर्म। टर्म क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है। तो टर्म में दोस्तों नॉर्मल जो टर्म होती है वो 5 साल की होती है। ठीक है, टर्म होती है वो 5 साल की होती है। पहले क्या होती है, टर्म है टू कंप्लीट 5 ईयर, यानी 5 साल की टर्म होती है पहले तो। ठीक है, नॉर्मली वो 5 साल पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर सिलेक्शन से दूसरा वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, या वही भी फिर से निर्वाचित हो सकता है। दूसरा क्या है, इफ ही रिजाइन्स, तो अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो क्या है, इलेक्शन कमीशन फिर से जो यथासंभव मतलब जितना जल्दी हो सके उतना इलेक्शन करवाने का प्रयास करें। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। ठीक है, तीसरा क्या है, बाई इज डेथ। ठीक है, या रेजिग्नेशन कर देते, सॉरी डेथ, बाई इज डेथ से भी उनकी टर्म खत्म हो सकती है, या अगर डेथ हो जाए तो टर्म खत्म हो सकती है। वो तो स्पष्ट सी बात है, उसमें कोई मतलब ये पॉइंट कोई खास वो रखता नहीं है अहमियत। थर्ड, अगर किसी को माने तो बाई इज रिमूवल। अब ये आता है दोस्तों रिमूवल। अब ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कैसे, राष्ट्रपति का यही केस था, तब उसमें हमने क्या किया था कि इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और इस केस में हम क्या करते हैं, रिमूवल। इस केस में हम बोल रहे हैं रिमूवल। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस है वो फॉर्मल इम्पीचमेंट की प्रोसेस नहीं होती, मतलब कि इम्पीचमेंट की कोई प्रोसेस नहीं चलाई जाती, नो फॉर्मल इम्पीचमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि राज्यसभा पहले 14 दिन का नोटिस देती है, प्रायर नोटिस देती है, इसको जो उपराष्ट्रपति है उनको नोटिस देती है उनको हटाने से पहले, या उसका जो रेजुलेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा के अंदर वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाए, अगर इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर पास हो जाए तो वो क्या हो गया, फिर किसके पास जाता है, लोकसभा के पास। लोकसभा में क्या होता है दोस्तों, सिंपल मेजोरिटी से उसको पास होना पड़ेगा। ठीक है, ये इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी है, ये जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तब हम समझेंगे।
हाल ही के लिए आप ये याद कीजिए कि राज्यसभा के अंदर इफेक्टिव मेजोरिटी से और लोकसभा के अंदर सिंपल मेजोरिटी से जब कोई बिल मतलब राष्ट्रपति को हटाने का रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो नहीं सॉरी राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति, जब उपराष्ट्रपति को हटाने का जो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो ऑटोमेटिक प्रोसेस से राष्ट्रपति उनके पद से हटा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, द प्रोसेस अब क्या है, एक और पॉइंट इसके अंदर, द प्रोसेस इज ओनली इनिशिएटेड इन राज्यसभा, कि ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ राज्यसभा के अंदर शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, कि राज्यसभा ये अगर इस प्रोसेस को इनिशिएट करेगी तभी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। लोकसभा इस केस में इस रेजोल्यूशन को इनिशिएट नहीं कर सकती। ठीक है, अब दोस्तों अब बात आती है वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी में भी दोस्तों जो टर्म है, टर्म वाली जो प्रोसेस है वही फॉलो होती है कि वैकेंसी कैसे होगी। वैकेंसी में सबसे पहले क्या देखते हैं कि वैकेंसी में पहले इफ सीटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट हिज टेन्योर, तो फिर से इलेक्शन होते हैं, फ्रेश इलेक्शन के बाद नया वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। ठीक है, फ्रेश इलेक्शन होंगे। दूसरा क्या है कि बाइज रेजिग्नेशन, कि जब इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा, एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जितनी जल्दी उसके वो चुनाव को करवाते हैं और नया राष्ट्रपति नया वाइस प्रेसिडेंट, फ्रेश इलेक्शन से क्या होगा, नया वाइस प्रेसिडेंट चुन के आएगा और उसका भी जो टर्म होगी वो क्या होगी, 5 ईयर। तो नया जो वाइस प्रेसिडेंट आएगा उसकी टर्म भी क्या होगी, 5 ईयर्स होगी। ठीक है, तीसरा क्या होता है, डेथ की केस में बाय सिटिंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हम 3 लेक्चर से प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ये ध्यान आ जाता है। तो बाय सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स डेथ, अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी यही प्रोसेस फॉलो की जाती है कि फ्रेश इलेक्शन किए जाते हैं और जो नया व्यक्ति चुन के आता है उसको भी 5 साल का कार्यकाल मिलता है। फोर्थ में भी जो रिमूवल वाली प्रोसेस है उसमें भी सेम यही होता है कि फ्रेश इलेक्शन के बाद नया उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है और उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि पावर को देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पावर को क्या है। वाइस प्रेसिडेंट की पहली पावर क्या होती है दोस्तों, पावर्स। ठीक है, सबसे पहली पावर क्या होती है, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कैसे होता है दोस्तों, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि जब कोई भी आदमी अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गया ना तो उसको राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, ना ही कोई इलेक्शन लड़ना पड़ता ना कुछ हो। तो अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, राज्यसभा का चेयरमैन होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि ही एक्ट एज ए प्रेसिडेंट in case when president is absent from his office, अगर राष्ट्रपति उनके ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं है
तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस केस में दोस्तों जब राष्ट्रपति हैं वो रेजिग्नेशन कर देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर इम्पीचमेंट की प्रोसेस से उनको हटा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है इसका दोस्तों, 6 मंथ, 6 मंथ तक कर सकते हैं। इस केस में अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है किसी कारण, जैसे वो बीमार हो गए, ठीक है, या फिर कोई और कंडीशन है तो अवेलेबल नहीं हो सकते, उस केस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। और प्रेसिडेंट जब वापस से रिज्यूम करेंगे ऑफिस के अंदर, तो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जगह वापस अपने जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसके ऊपर आ जाएंगे, और जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो अपनी ऑफिस को फिर से रिज्यूम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पावर्स में यही 2 मेन पावर थी इनकी, ठीक है। अब दोस्तों पावर के अंदर जो लिखी हुई पावर तो यही है, लेकिन समझने के लिए सबसे जरूरी पावर क्या है, पावर बोलने या सबसे जरूरी उनका दायित्व क्या है दोस्तों। जो राज्यसभा है वो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर किसी एक पार्टी का बहुमत होना बहुत मुश्किल है। अब फिलहाल की अगर कंडीशन देखिए तो एनडीए जो गवर्नमेंट है उसको लगभग 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 8 साल 8 ईयर कंप्लीट, यानी 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा के अंदर उनका बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है उनकी 8 साल कंप्लीट होने के बाद भी, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, किसी भी पार्टी की एक क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, तो इस केस के अंदर जो सभापति होते हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के, उनकी जिम्मेवारी खास बन जाती है कि जो सेशन है, हाउस है राज्यसभा, उसको चलाना, सुचारू रूप से चलाना, वो एक बहुत बड़ा कार्य बन जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए, कि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। क्योंकि राज्यसभा में से अगर कोई बिल पास नहीं होगा तो वो आगे कोई कानून नहीं बन पाएगा, तो देश की जो प्रगति है उसको मतलब उसमें बाधा आ जाएगी। अगर कोई कानून पास ही नहीं होगा, ठीक है, तो देश की प्रगति में बाधा आना तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है। तो दोस्तों सदन को चलाना भी वाइस प्रेसिडेंट का एक प्रमुख दायित्व माना जाता है, तो सबसे जरूरी यही होता है, ठीक है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के तरह एक्ट तो बहुत कम ऐसी स्थिति आती है जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। उनका मेन दायित्व क्या होता है कि सुचारू रूप से राज्यसभा को चलाना, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट से कंपेयर करेंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा, उनके पास लगभग ऐसी ही शक्तियां हैं। उनके केस में बस क्या एक चीज अलग क्या जाती है कि कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, देखिए कि कंपैरिजन बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कंपैरिजन में एक ही पॉइंट है, वो अलग है कि जब वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे ना, तो उस केस में भारत के अंदर तो 6 महीने की लिमिट दी गई है कि 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा के वापस से प्रेसिडेंट को मतलब उनके ऑफिस में हमें इलेक्ट करना है। लेकिन जो यूएसए के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है उसके केस में ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, ठीक है, बस एक यही बात है जो अलग है, ठीक है। समझ में आ गई कि वाइस यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, उस केस में टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया हो रहा कि कितने टाइम पीरियड तक वो रह सकते हैं, ठीक है। और इंडिया के केस में क्या है, वो 6 मंथ स्पेसिफाई किया हुआ है। यही सिर्फ एक कंपैरिजन मतलब अलग बात थी
जैसे इंडिया में चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट किसका, राज्यसभा का, वैसे ही यूएसए में क्या होता है, चेयरमैन किसका होता है, सीनेट का। सीनेट इसको अपर हाउस, इंडिया में इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको यूएसए में अपर हाउस बोलते हैं। सीनेट, सीनेट को अपर हाउस को क्या बोलते हैं, वहाँ पे सीनेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है वाइस प्रेसिडेंट का जो पूरे कॉन्सेप्ट है। अब इससे जो पूरे जो आर्टिकल है वो मैं एक बार इसके अंदर आपको लिख के बता देता हूँ, उनको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और जैसे पहले बताया था पहले वाले वीडियो में, इसको एक पेपर पे लिख के अपने सामने रख लेना, आते जाते या कहीं दीवार के ऊपर चिपका देना, आते जाते उनको देखेंगे। या एक दोस्तों जैसे बड़ा चार्ट लेंगे, उसके ऊपर लगभग सारे 2-3 चार्ट के अंदर लगभग सारे आर्टिकल आ ही जाएंगे। ठीक है, तो उनको सारों को लिख के अपने सामने रख लेंगे, तो उनको आप याद करने में आसानी होगी। याद क्या, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ देखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो आर्टिकल 63 से लेकर 71 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि भारत के अंदर, आर्टिकल 63 के अंदर क्या लिखा है कि भारत के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा। ठीक है, 64 के अंदर क्या लिखा है दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा क्या बोला जाता है दोस्तों, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है राज्यसभा। ठीक है, 65 के अंदर क्या है, 65 वाला तो प्रेसिडेंट के उसमें बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है दोस्तों, कैजुअल वैकेंसी क्या होता है दोस्तों, आपातकालीन जो मतलब वैकेंसी होती है, यानी अगर आपातकालीन राष्ट्रपति रिजाइन कर देता है या डेथ हो जाती है, ऐसे किसी केस के अंदर जो वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कैजुअल वैकेंसी। 66 के अंदर आता है दोस्तों इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी वो किस आर्टिकल के अंदर किया गया है, आर्टिकल नंबर 66 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है। आर्टिकल 67 के अंदर क्या है, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसकी जो टर्म है वो क्या होगी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। दोस्तों मैं एक बार पीछे हो लेता हूँ, आप इसका चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो 67 के बाद क्या होगा, 68 में क्या दिया गया दोस्तों कि वैकेंसी जब क्रिएट होगी कैजुअल वैकेंसी, तो वो कैसे फिल की जाएगी, मतलब कितना टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम पीरियड के अंदर वो वैकेंसी को फिल करना होगा। ठीक है, 68 के अंदर क्या है, टाइम पीरियड टू फिल द वैकेंसी, फिल द कैजुअल वैकेंसी एंड और क्या दिया गया है, टर्म फॉर न्यूली इलेक्टेड पर्सन, कि जो नया व्यक्ति जो भी इलेक्ट होगा ना कैजुअल वैकेंसी के बाद, जो भी क्या है, एक तो क्या है कि टाइम पीरियड कितना होगा जिसके अंदर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि न्यूली इलेक्टेड पर्सन
होगा, उसके जो टर्म का वो क्या होगा। ठीक है, 69 के अंदर क्या आता है दोस्तों, ओथ आती है। ठीक, उपराष्ट्रपति की ओथ है वो किसके अंदर है, 69। 70 के अंदर क्या आता है दोस्तों, जो भी अदर जो सॉरी फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट in other contingencies, other contingencies, या अगर कोई भी मतलब आपदा और आपदा आती है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट के क्या फंक्शन होंगे, इसके अंदर आते हैं आर्टिकल नंबर 70 के। और 71 के अंदर क्या आते हैं, मैटर रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट से इलेक्शन से जुड़े हुए कोई भी मैटर है वो किसके अंदर आएगा, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी की संभावना है तो वो किसके पास जाएगा, या उससे जुड़े हुए जो भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जो भी जुड़े हुए मैटर हैं वो किसके अंदर, किस आर्टिकल के अंदर है, 71। अगर दोस्तों अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी की संभावना पाई जाती है तो उस केस में डिसीजन कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के केस में था, प्रेसिडेंट केस में कौन डिसीजन लेता था, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कौन डिसीजन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आर्टिकल है। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। अब आगे जो टॉपिक हम करेंगे वो राज्यपाल का होगा। दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे तो इसका जो बेनिफिट होगा वो ले सकते हैं। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, जो भी कमी है, ठीक है, जो भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो आप हमको बता सकते हैं। हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कमी होगी या जो भी इम्प्रूवमेंट की कुछ इम्प्रूवमेंट होगा वो हम करने का पूरा प्रयास करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।